चंद्रपुर राज्य के महाराज चंद्रदत्त का एक इकलौता पुत्र था जिससे वे अत्यंत स्नेह करते थे। उन्होंने अपने उस पुत्र का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार और राजसी ठाट बाट के साथ किया। उनके जीवन का अधिकांश समय अपने बेटे की खुशी में ही बीतता था। राजकुमार की हंसी ही जैसे उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। कुछ वर्षों बाद महारानी एक बार पुनः गर्भवती हुई। महाराज चंद्रदत्त ने जब यह सुना तो उनके हृदय में एक ही इच्छा जागृत हुई कि इस बार भी संतान के रूप में पुत्र ही प्राप्त हो। वास्तव में महाराज को पुत्रियों से कोई विशेष लगाव नहीं था, बल्कि वह बेटियों को अपने राज्य की कमजोरी मानते थे। उन्होंने कई बार दरबार में यह बात खुलकर कही थी कि राजा को बेटों की आवश्यकता होती है जो राज्य का उत्तराधिकारी बन सकें और वंश परंपरा को आगे बढ़ा सकें। समय बीतता गया और रानी के गर्भधारण के 9 महीने पूरे हो गए। अब संतान जन्म का समय समीप आ चुका था। ठीक उसी समय एक दिन अचानक महाराज चंद्रदत्त को अत्यंत आवश्यक कार्यवश पास के एक अन्य राज्य की यात्रा पर जाना पड़ा। वह कार्य इतना महत्वपूर्ण था कि टाला नहीं जा सकता था। यात्रा पर निकलने से ठीक पहले महाराज ने गर्भवती रानी से कठोर स्वर में कहा, यदि मेरे लौटने से पूर्व तुम्हारा प्रसव हो जाए और संतान के रूप में पुत्र जन्म ले तो ठीक है, किंतु यदि दुर्भाग्यवश कन्या का जन्म हो तो उसे तुरंत मृत्यु के घाट उतार देना। मैं इस राज्य में बेटियों का बोझ नहीं उठाना चाहता। यह कहकर महाराज गंभीरता से वहां से प्रस्थान कर गए। राजा के जाने के कुछ ही दिनों बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या को देखते ही रानी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वह कांपती आवाज में भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? कैसे इस मासूम को मार सकूं? क्या इस नन्ही सी जान की कोई गलती है? उस समय रानी के पास एक विश्वसनीय दाई उपस्थित थी जो कई वर्षों से राजमहल में सेवा कर रही थी। जब उसने रानी को विलाप करते देखा तो वह समीप आकर धीरे से बोली, रानी साहिबा, कृपया अपना दिल छोटा मत कीजिए। मैं सबके सामने यह कह दूंगी कि बच्ची को मैंने मार डाला है, किंतु वास्तव में मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं इस बच्ची को अपने घर ले जाऊंगी और उसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। दाई आगे कहने लगी, यदि आप किसी तरह से समय समय पर इसकी परवरिश हेतु कुछ खर्च भेजती रहेंगी तो यह बच्ची एक सुखी जीवन जी पाएगी। अन्यथा मैं तो एक गरीब स्त्री हूं, अपनी सामर्थ्यानुसार जो भी कर सकूंगी वह करूंगी और इस बच्ची को पालने का भरसक प्रयास करूंगी। रानी ने थोड़ी देर तक मौन रहकर सोचा, फिर अपने आभूषणों का एक संदूक मंगवाया। उन्होंने दाई को सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरकर एक संदूक सौंपा और अपनी नवजात बच्ची को दाई को दे दिया। रानी ने हृदय पर पत्थर रखकर यह निर्णय लिया जो एक मां के लिए अत्यंत कठिन था। महल में घोषणा कर दी गई कि दाई नवजात बच्ची को जंगल में ले गई और वहीं उसे मार दिया गया, जबकि वास्तविकता यह थी कि दाई बच्ची को अपने साधारण से घर ले गई और पूरे मन से उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ ही दिनों बाद महाराज चंद्रदत्त अपनी यात्रा से लौटे। रानी ने उनकी इच्छा अनुसार कहा, स्वामी, आपके जाने के बाद कन्या का जन्म हुआ था और आपके आदेश के अनुसार हमने उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और संतोष की सांस ली, मानो कोई बड़ा बोझ उनके सिर से हट गया हो। वहीं दूसरी ओर दाई ने अपने पड़ोसियों और परिचितों को यह कहकर भ्रमित कर दिया कि यह बच्ची उसकी नवासी है। वह समय समय पर उसे छुपा छुपा कर महल ले जाती, जहां रानी अपनी ममता लुटाती और दाई को भरपूर धन दौलत देकर विदा करती। रानी हर बार बच्ची को गले लगाकर रोती और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, मेरी बच्ची, तुझे मां का प्यार मिले, भले ही दुनिया तुझे मेरी न माने। दाई ने भी उस बच्ची का पालन पोषण राजकुमारी की तरह किया। यद्यपि वह महलों में नहीं पली, फिर भी उसका व्यवहार, चाल ढाल और सौंदर्य किसी राजवंश की कन्या से कम न था। समय के साथ वह एक अत्यंत सुंदर, शालीन और संस्कारी युवती बन गई। उसके रूप को देखकर गांव के लोग चकित रह जाते और कहते कि यह कोई साधारण कन्या नहीं हो सकती।
एक दिन की बात है, राजा चंद्रदत्त अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ नगर भ्रमण पर निकले हुए थे। वे अपने राज्य की व्यवस्था का स्वयं निरीक्षण कर रहे थे। उसी समय दाई भी अपनी पालिता पुत्री अर्थात वही कन्या के साथ उसी मार्ग से गुजर रही थी। जैसे ही वह कन्या राजा की दृष्टि में आई, महाराज चौंक उठे। उस युवती की सौंदर्य शोभा देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने तुरंत अपने मंत्री से पूछा, यह अनुपम सौंदर्यवती कौन है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, यह दासी की नवासी है, एक निर्धन कुल की कन्या। राजा कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, यह कन्या मुझे अत्यंत प्रिय लगी है। तुम कल ही इसके घर जाकर मेरा विवाह प्रस्ताव लेकर जाओ। अब क्योंकि सच्चाई किसी को मालूम नहीं थी, इसीलिए अगले दिन मंत्री कुछ आदमियों के साथ दाई के घर उसकी नवासी का हाथ मांगने के लिए पहुंच गया। दाई यह सुनकर सन्न रह गई। मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ पल के मौन के बाद उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। वह बोली, मैं एक साधारण और गरीब औरत हूं। मेरी नवासी किसी भी दृष्टि से महाराज के योग्य नहीं है। वह एक राजघराने की रानी बनने लायक नहीं, और ना ही महाराज को किसी निर्धन परिवार से संबंध जोड़ना शोभा देगा। अतः कृपया इस विषय में दोबारा मेरे घर मत आइएगा। जब यह बात राजा चंद्रदत्त तक पहुंची तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसका अहंकार आहत हुआ, परंतु फिर भी उसने अपने मन की इच्छा नहीं छोड़ी। वह बार बार अपने सेवकों को दाई के घर रिश्ता लेकर भेजता रहा। दाई को अनेक प्रकार के लालच दिए गए। उसे धन, वस्त्र, जेवर और सुख सुविधाओं का प्रलोभन दिया गया, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रही। जब लालच काम न आया तो राजा ने गुस्से में आकर दाई को धमकाने का आदेश दिया। कहा गया कि यदि वह नहीं मानी तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा और उसे कोड़े मारे जाएंगे। जल्द ही सिपाही दाई को पकड़कर दरबार में ले आए। राजा के सामने उसे कोड़े मारे जाने लगे। दाई, जो पहले ही वृद्ध और कमजोर हो चुकी थी, दर्द सह नहीं सकी और अंततः चिल्ला उठी। उसने रोते हुए कहा, महाराज, ये युवती कोई और नहीं बल्कि आपकी ही संतान है, आपकी बेटी है। आपने जो आदेश दिया था, मैं उसका पालन नहीं कर सकी। मैंने उसे मारा नहीं, बल्कि अपने घर ले जाकर उसकी परवरिश की। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को अपनी गलती का आभास तो हुआ, लेकिन उसे बेटी की जिंदा होने की बात पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि वह पहले से अधिक गुस्से में भर गया। क्रोध के आवेग में उसने अपने बेटे राजकुमार से कहा, इस लड़की को जंगल में ले जाकर मार दो। उसकी आंखें निकालकर और उसका खून लेकर मेरे पास आओ, ताकि मुझे यह यकीन हो सके कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। राजकुमार इस आदेश को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसका दिल कांप उठा। वह सोचने लगा कि वह अपनी ही बहन को कैसे मार सकता है, परंतु उसे यह भी झांत था कि यदि वह पिता की आज्ञा की अवहेलना करेगा तो वह स्वयं भी मारा जाएगा और शायद उसकी बहन को भी पीड़ा सहनी पड़ेगी। मजबूरी में वह अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे जंगल की गहराइयों में पहुंचे, राजकुमार के हृदय में बहन के प्रति प्रेम उमड़ आया। उसने भावुक होकर कहा, बहन, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार नहीं सकता। मैं तुम्हें यहां छोड़ देता हूं। आगे तुम्हारी किस्मत जैसी होगी वैसा होगा। राजकुमारी, जो पहले से ही भयभीत और व्यथित थी, रोते हुए बोली, नहीं भैया, अगर तुमने मुझे यहीं जिंदा छोड़ दिया तो पिताजी तुम्हें भी मार डालेंगे। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जाए। तुम मुझे यहीं पर मार दो, मेरी आंखें निकाल लो और खून लेकर दरबार में चले जाओ। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। राजकुमार के लिए यह पल बहुत कठिन था। आखिरकार राजकुमारी के समझाने पर वह उसे जंगल में अकेला छोड़ आया। राजकुमारी ने आखिरी बार पलटकर अपने भाई को देखा और रोती हुई जंगल के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार ने इधर उधर खोजकर एक हिरनी का शिकार किया, उसका खून लिया, उसकी आंखें निकालीं और दरबार में जाकर राजा को दिखा दी। राजा को अब यह विश्वास हो गया कि उसकी बेटी मर चुकी है। जब यह खबर रानी तक पहुंची तो उसने तुरंत अपने बेटे को बुलाया और पूरी बात पूछी। राजकुमार ने सच्चाई बता दी।
यह जानकर कि उसकी बेटी अब भी जीवित है, रानी गहरे दुख में डूब गई। वह दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। उधर राजकुमारी जंगल में अकेली रहने लगी। भूख लगने पर वह पेड़ों के फल खाती और प्यास लगने पर झरनों का पानी पीती। धीरे धीरे उसने जंगल की जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दिया। वह हर दिन नई चुनौतियों का सामना करती, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत थी। कुछ समय बीत गया। एक दिन भाग्य की योजना कुछ और ही थी। उसी जंगल में एक अन्य राज्य का राजकुमार शिकार के लिए आया। उसका नाम अमृत्य सेन था। जब वह जंगल में शिकार खेलते हुए घूम रहा था, तभी उसकी दृष्टि राजकुमारी पर पड़ी। उसने जब राजकुमारी को देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह स्तब्ध रह गया। उसने नजदीक जाकर विनम्रता से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी, जो वर्षों से अकेले जीवन काट रही थी, इस प्रस्ताव को पाकर भावुक हो गई। उसे राजकुमार की आंखों में सच्चाई और आदर नजर आया। उसने मुस्कुराते हुए उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजकुमार अमृत्य सेन राजकुमारी को अपने साथ अपने राज्य में ले गया। वहां पहुंचकर सबसे पहले वह अपने राज्य के मंत्री के घर गया। उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस लड़की को अपनी बेटी की तरह समझो। मैं कल इसका रिश्ता मांगने के लिए आऊंगा और फिर इसे ब्याह कर अपने महल में ले जाऊंगा। तब तक आप इसे मेरी अमानत समझकर अपने पास ही रखिए। मंत्री कहने लगा, राजकुमार जी, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। ये लड़की अब मेरी बेटी है। जब भी आपका मन करे इसे ब्याह कर ले जाइएगा। अमृत्य सेन ने राजकुमारी को मंत्री के घर पर ससम्मान छोड़ा और अगले ही दिन कुछ विश्वसनीय दरबारियों को मंत्री के घर यह प्रस्ताव लेकर भेज दिया कि वे राजकुमारी का रिश्ता करने आए हैं। मंत्री ने उस प्रस्ताव का हर्षपूर्वक स्वागत किया। 2 दिन बाद पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। राजकुमार अमृत्य सेन और राजकुमारी का विवाह बड़ी ही धूमधाम, रीति रिवाज और राजसी ठाठ बाट के साथ संपन्न हुआ। हर कोई इस सुंदर जोड़ी की प्रशंसा कर रहा था। राजा अमृत्य सेन अब राजकुमारी के प्रेम में इस कदर डूब चुका था कि उसे अपने अतीत, कर्तव्य और यहां तक कि राजनीति की जटिलताओं की भी परवाह नहीं रही। वह बस अपनी रानी के साथ हर पल बिताना चाहता था। उसने कभी राजकुमारी से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में कोई सवाल नहीं किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। इस प्रेम भरे माहौल में 1 वर्ष कब बीत गया, दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन राजा अमृत्य सेन ने अपनी रानी से बड़े प्यार से पूछा, रानी, अब समय आ गया है कि तुम मुझे अपनी सच्चाई बताओ। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किस कुल की हो और तुम्हारे जीवन में पहले क्या हुआ था। राजकुमारी यह सब बताने से डर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका अतीत, जो कि बेहद दर्दनाक था, फिर से उसके जीवन में लौटे। लेकिन जब राजा ने बहुत आग्रह किया और वादा किया कि वह कोई निर्णय लिए बिना पहले सब कुछ सुनेगा, तो रानी ने आंसुओं के साथ अपनी पूरी आपबीती सुना दी। उसने कहा, मैं चंद्रपुर के महाराज चंद्रदत्त की पुत्री हूं। जब मैं जन्मी थी तब मेरे पिता ने मेरी हत्या का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें पुत्रियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। लेकिन एक दाई मां ने मेरी जान बचा ली और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन राजा को मेरी सच्चाई पता चली और उन्होंने मुझे मरवाने का आदेश फिर से दे दिया। पर मेरे भाई ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मारने की बजाय मैं अकेली जंगल में भटकती रही और फिर आपकी नजरों में आई। राजा अमृत्य सेन अपनी पत्नी की यह हृदय विदारक कहानी सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने उसकी ओर प्रेम पूर्वक देखा और कहा, रानी, अब मैं तुम्हारा पति हूं और तुम्हारा संरक्षक भी। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास लेकर जाऊंगा और सबके सामने तुम्हारा सम्मान बहाल करूंगा। रानी ने डरते हुए कहा, नहीं स्वामी, मुझे मेरे पिता के सामने मत ले जाइए। वे बहुत कठोर हैं। मुझे डर है कि वे फिर से मुझे मार डालेंगे। अमृत्य सेन ने उसे आश्वस्त किया, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। मैं एक राजा हूं और एक पति भी। यह मेरा वचन है। राजकुमारी बहुत मना करती रही, पर राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः
यह निर्णय लिया गया कि अगले सप्ताह अमृत्य सेन अपनी रानी को उसके मायके यानी चंद्रपुर लेकर जाएगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि राजकुमारी को राजसी सम्मान के साथ चंद्रपुर भेजा जाए। एक बड़ी सेना, घुड़सवार दस्ते, हाथियों और पालकियों के साथ सेनापति की अगुवाई में काफिला तैयार किया गया। राजा स्वयं राज्य के एक आवश्यक कार्य के कारण साथ नहीं जा सका, लेकिन उसने सेनापति से कहा, तुम इन्हें ले चलो, मैं 2 दिनों में तुमसे मार्ग में आ मिलूंगा। सेनापति ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और राजकुमारी को लेकर चंद्रपुर की ओर रवाना हो गया। दिन भर की यात्रा के बाद शाम होते होते उन्होंने एक स्थान पर पड़ाव डाला। सेनापति ने राजकुमारी के लिए एक आलीशान और सुरक्षित शाही खेमा लगवाया, जिसमें तमाम सुविधाएं उपलब्ध थीं। राजकुमारी ने देखा कि सेनापति का खेमा ठीक उसके खेमे के पास ही लगाया गया है। यह देखकर वह चिंतित हुई और उसने सेनापति को बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि मैं एक राजा की पुत्री और अब एक सम्राट की पत्नी हूं। तुम्हें अपना खेमा यहां से कुछ दूरी पर लगाना चाहिए। सेनापति मुस्कुराते हुए बोला, महारानी जी, महाराज ने मुझे आपकी रक्षा का जिम्मा दिया है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बस अपना खेमा दूर लगाओ। लेकिन सेनापति ने बात नहीं मानी और वहीं पास में ही अपना खेमा तंबू गाड़ दिया। रात का भोजन किया गया, सबने विश्राम किया और अपने अपने खेमों में सो गए। लेकिन असल बात कुछ और थी। सेनापति के मन में खोट था। वह अब रानी की सुंदरता पर मोहित हो चुका था। उसकी नीयत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। इस कारणवश उसे नींद नहीं आ रही थी। रात का गहन अंधकार फैल चुका था। सब सो चुके थे। तभी वह चुपचाप उठा और दबे पांव राजकुमारी के खेमे की ओर बढ़ा। वह आधी रात को उठा और राजकुमारी के खेमे में दाखिल हो गया। राजकुमारी को पहले से ही इस बात का अंदेशा हो गया था कि सेनापति की नीयत में कुछ न कुछ खोट अवश्य है। उसने खेमे में जब हल्की सी आहट सुनी तो वह सतर्क हो गई और तुरंत जाग गई। जैसे ही उसकी नजर खेमे में दाखिल हो रहे व्यक्ति पर पड़ी, उसने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं सेनापति है। यह देखकर राजकुमारी को आश्चर्य के साथ साथ क्रोध भी आया। उसने बिना कोई देर किए उसे सख्त लहजे में बाहर जाने का आदेश दिया, लेकिन सेनापति उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आगे ही बढ़ता चला गया। राजकुमारी ने एक बार फिर गुस्से में कहा, अरे नीच, क्या तू यह नहीं जानता कि मैं तुम्हारे राजा की धर्मपत्नी हूं? अभी के अभी इस खेमे से बाहर निकल जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। परंतु वह धूर्त सेनापति अपने कुत्सित इरादों में अंधा हो चुका था और उसने एक शब्द तक नहीं कहा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता ही जा रहा था। राजकुमारी ने जब देखा कि अब बात हाथ से निकल रही है और सेनापति के सिर पर तो जैसे पागलपन सवार है, तो उसने तुरंत अपने पास रखा एक भारी फूलदान उठाया और पूरी ताकत के साथ उसके सिर पर दे मारा। वार इतना तेज था कि सेनापति लड़खड़ा गया और इससे पहले कि वह दोबारा खुद को संभाल पाता, राजकुमारी खेमे से बाहर निकलकर अंधेरी रात में दौड़ पड़ी। उसे यह अच्छी तरह से मालूम था कि यदि उसने जरा भी शोर मचाया तो उसकी अपनी जान भी संकट में पड़ सकती है, क्योंकि जो सैनिक उसके साथ आए थे वे भी सेनापति के अधीन ही थे। ऐसे में किसी पर भरोसा करना मूर्खता होती। राजकुमारी अब अंधेरे जंगलों और मैदानों में नंगे पांव भागती जा रही थी। उसके पैर कांटों और पत्थरों से लहूलुहान हो चुके थे, परंतु भय ने उसे थकने नहीं दिया। भागते भागते वह एक बड़ी नदी के किनारे पहुंची, जहां पानी की धार अत्यंत तेज थी। दुख, भय और निराशा से भरी उसकी मनस्थिति ने उसे सोचने तक का मौका नहीं दिया। अब वह इस दुनिया से हार चुकी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे बहती हुई नदी में छलांग लगा दी। नदी की तीव्र धारा ने उसे अपने साथ बहा लिया। वह कई कोस तक पानी में बहती रही। उसके वस्त्र भीग चुके थे, बाल उलझ गए थे और चेतना लगभग खोने लगी थी। इसी दौरान एक जगह नदी के किनारे 4 भाई मछलियां पकड़ रहे थे। जब उनकी नजर पानी में बहती हुई उस स्त्री पर पड़ी तो वे दौड़कर नदी में कूदे और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला।
उन्होंने देखा कि वह बहुत ही सुंदर परंतु घायल और थकी हुई महिला है। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, मगर जीवन शेष था। उन्होंने तुरंत उसे सूखे कपड़े पहनाए, आग जलाई और गर्म पानी से उसकी देखभाल की। राजकुमारी की जान बच गई, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलीं और उसने उन चारों को देखा, वह डर गई। वह सोचने लगी, कहां तो मैं एक नीच सेनापति से इज्जत बचाकर भागी और कहां अब 4 अजनबी मछुआरों के बीच आ फंसी। डर और संशय से उसका हृदय कांप उठा। उधर उन मछुआरों में से हर एक यही कहने लगा कि यह लड़की मेरी है। वे आपस में बहस करने लगे कि अब इसका क्या किया जाए। आखिरकार उनमें से सबसे बड़े भाई ने यह सलाह दी कि इस लड़की को अपने पिता के पास ले जाया जाए, वही कोई उचित निर्णय लेंगे। वे चारों राजकुमारी को अपने गांव ले गए और अपने पिता से पूरी बात बताई। उनका पिता एक अत्यंत ईमानदार, समझदार और अनुभवी व्यक्ति था। जैसे ही उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी, वह समझ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि किसी उच्च कुल की राजकुमारी है। उसके वस्त्र, आभूषणों के चिन्ह और उसकी भाषा से यह बात स्पष्ट हो रही थी। उसने अपने बेटों से कहा, मेरे बच्चों, तुम 4 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। ये लड़की अब से तुम्हारी बहन है। इसे अपनी बहन बनाओ, इसकी रक्षा करो और इसकी सेवा करो जैसे कि तुम अपनी मां की सेवा करते हो। यह नारी तुम्हारा भाग्य बदल देगी। चारों भाई अपने पिता की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमारी को अपनी बहन मान लिया। वे उसकी इतनी सेवा करने लगे कि जैसे वह देवी हो। दूसरी ओर जब राजा अमृतसेन दूसरे दिन अपने काफिले के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां सेनापति और राजकुमारी का पड़ाव था, तो उसने देखा कि उसकी प्रिय पत्नी वहां पर नहीं है। उसका हृदय घबरा गया। उसने क्रोधित होकर सेनापति से पूछा, मेरी पत्नी कहां है? वह कहां चली गई? सेनापति, जो अब भी अपनी साजिश को छुपाने की कोशिश कर रहा था, तुरंत झूठ गढ़ते हुए कहने लगा, महाराज, रानी जी तो एक जादू टोना करने वाली औरत निकली। कल रात उन्होंने हमसे उल्लू की आंखें, बिल्ली का खून और गिरगिट की पूंछ मंगवाई थी। रात भर वो अपने खेमे में ना जाने क्या करती रहीं। उनके खेमे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। लेकिन सुबह जब हमने देखा तो वह अपने खेमे में नहीं थी। राजा को ये सारी बातें सुनकर बड़ी ही हैरानी हुई। उसे अपने सेनापति पर संदेह तो हुआ, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, जिस वजह से वह तत्काल कोई कार्यवाही नहीं कर सका। अंततः वह गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, फिलहाल हम अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे और चंद्रपुर राज्य की ओर प्रस्थान करेंगे। वहीं पहुंचकर इस विषय में कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राजा अमृतसेन के मन में कई सवाल गूंज रहे थे। वह सोच रहा था, जब मैं चंद्रपुर पहुंचूंगा तो अपने अत्याचारी ससुर से यह अवश्य पूछूंगा कि उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। राजा का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उन्होंने एक बहुत बड़ी नदी को पुल के माध्यम से पार किया और फिर चंद्रपुर राज्य की ओर प्रस्थान किया। उधर राजकुमारी अब उन चारों मछुआरों की बहन बनकर रह रही थी। कुछ दिन बीते तो उसे यह बात मालूम हो गई कि वह अपने ही पिता के राज्य अर्थात चंद्रपुर में आ पहुंची है। उसने अपने मछुआरे भाइयों से कहा, मुझे पता है कि हमारे राजा को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। तुम जाकर राजा चंद्रदत्त को यह बताओ कि हमारी बहन एक दक्ष और कल्पनाशील कहानीकार है। अगर राजा चाहें तो वह दरबार में आकर उन्हें नित्य नई और अद्भुत कहानियां सुना सकती है। चारों मछुआरे भाइयों ने हिम्मत जुटाई और राजा चंद्रदत्त के दरबार में पहुंचे। वे नतमस्तक होकर बोले, महाराज, हमारी एक बहन है जो अत्यंत सुंदर कहानियां सुनाने में माहिर है। यदि आप अनुमति दें तो वह आपको रोज अलग अलग कहानियां सुना सकती है। राजा चंद्रदत्त को बात दिलचस्प लगी। उन्होंने आदेश दिया, अगर उसकी कहानी हमें पसंद आई तो उसे उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। शाम के समय चारों मछुआरे राजकुमारी को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। राजकुमारी ने अपने चेहरे को अच्छे से दुपट्टे से ढक रखा था ताकि राजा उसे पहचान न सके। दरबार में पहुंचकर उसने अत्यंत विनम्रता से राजा को कहानी सुनानी शुरू की।
उसकी कहानी इतनी मनमोहक और विलक्षण थी कि राजा चंद्रदत्त मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उन्होंने प्रसन्न होकर मछुआरों को ढेर सारा इनाम प्रदान किया। मछुआरे जब रात को अपने घर लौटे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे सोचने लगे कि अब उन्हें मछलियां पकड़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब तो राजकुमारी रोज ही चेहरे को दुपट्टे से ढककर दरबार में जाती, राजा चंद्रदत्त को नई नई कहानियां सुनाती और बदले में सोने चांदी के सिक्के प्राप्त करती। एक दिन की बात है, जब कहानी सुनाने के लिए राजकुमारी दरबार में पहुंची तो उसकी नजर सीधे मंच पर पड़ी। वहां उसका पति अमृत सेन और उसके साथ वह कपट्टी सेनापति भी मौजूद थे। वे राजा चंद्रदत्त के साथ दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। राजकुमारी का दिल एक बार को बैठ गया, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुरा उठी और मन ही मन बोली, आज तो कहानी सुनाने में बहुत ही मजा आएगा। राजकुमारी ने हमेशा की तरह अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था। उसने अपने पिता राजा चंद्रदत्त से निवेदन करते हुए कहा, महाराज, आज मैं आपको एक अत्यंत विशेष और भावनात्मक कहानी सुनाने वाली हूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि जब तक मेरी कहानी समाप्त न हो जाए कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से न उठे। यदि कोई बीच में उठकर जाने लगा तो मैं तुरंत कहानी सुनाना बंद कर दूंगी और फिर कभी दरबार में कहानी सुनाने नहीं आऊंगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि कहानी के दौरान कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सभी दरबारियों और मेहमानों ने इस नियम का सम्मान करते हुए सहमति प्रकट की। राजकुमारी ने अपना स्वर संयमित किया और कहानी आरंभ की। एक अत्याचारी राजा था जिसे अपने घर में बेटी की पैदाइश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब उसके घर में लड़की पैदा हुई तो उसने क्रोध में आकर अपनी पत्नी को उसे मार डालने का हुक्म दे दिया। उसकी पत्नी ने उस निर्दोष बच्ची को एक दाई को सौंप दिया। दाई ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन जब राजा की नजर उस लड़की पर पड़ी तो वह उसके रूप और तेज से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने ही महल में उस लड़की से विवाह करने का निर्णय ले लिया, बिना यह जाने कि वह वास्तव में उसकी ही संतान है। यहीं तक कहानी सुनते सुनते राजा चंद्रदत्त चौंक उठा। उसके मन में हलचल सी मच गई। उसे यह लगने लगा कि यह तो उसकी अपनी ही जीवन की कथा कही जा रही है। राजा ने झटपट अपने पास रखे हुए हीरे जवाहरात राजकुमारी की ओर उछालते हुए कहा, लड़की, ध्यान से सुनो, यह कहानी बीच में मत रोकना। मैं हर हाल में यह पूरी कहानी सुनना चाहता हूं। उधर मछुआरे भाइयों ने वह सारे हीरे जवाहरात एकत्र कर लिए और वे भी हैरानी से राजकुमारी की तरफ देखने लगे। राजकुमारी आगे कहने लगी, जब उस राजा को यह पता चला कि वह लड़की असल में उसकी ही बेटी है तो उसने अपने बेटे को बुलाकर आदेश दिया कि वह अपनी बहन को किसी जंगल में ले जाकर मार डाले। यह सुनकर दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन राजकुमारी ने आगे कहा, उस भाई का दिल यह पाप करने को राजी नहीं हुआ। वह अपनी बहन को मारे बिना ही गहरे दुख और असमंजस की स्थिति में उसे जंगल में छोड़ आया। वह लड़की जंगल में अकेली भटकती रही। वह फूल पत्ते खाकर अपने जीवन का गुजारा करती, कभी पेड़ों की ओट में सो जाती तो कभी झाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचाती। राजा चंद्रदत्त, जो अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर था, पहले से ही अपने किए हुए अत्याचारों के बोझ तले दबा हुआ था। जब उसे यह एहसास हुआ कि उसकी बेटी को किन किन दुखों से गुजरना पड़ा तो उसका दिल भीतर तक द्रवित हो उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभर आईं। उसी समय दरबार में बैठे उस भाई, राजकुमारी के सगे भाई ने भी कहानी को ध्यान से सुना। वह बेचैनी से उठ खड़ा हुआ और बोला, लड़की, यह कहानी मत रोकना। मैं जानता हूं यह मेरी बहन की ही कहानी है। इतना कहकर उसने अशर्फियों की एक भारी थैली उसकी तरफ उछाल दी। राजकुमारी ने थोड़ी देर आंखें बंद कर लीं, फिर गहरी सांस लेकर आगे कहना शुरू किया। जंगल में कई दिनों तक भटकने के बाद एक दिन एक राजकुमार उस लड़की से मिला। वह उसकी मासूमियत और सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसके प्रेम में पड़ गया। राजकुमार ने उससे विवाह कर लिया और अपने महल ले आया।
अब राजा अमृतसेन, जो दरबार में उपस्थित था, यह सुनते ही चौकन्ना हो गया। उसे इस बात का बोध हो गया कि यह तो उसी की कहानी है। उसकी आंखों में भी पश्चाताप की झलक उभर आई। वह भी तुरंत राजकुमारी की ओर हीरे और जवाहरात उछालते हुए बोला, लड़की, यह कहानी मत रोकना। मैं यह पूरी कहानी सुनना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और आगे कहना शुरू किया। शादी के कुछ समय बाद राजा अपनी पत्नी को अपने पिता से मिलवाना चाहता था। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वह सेना की एक टुकड़ी के साथ रानी को लेकर रवाना हो और वह खुद कुछ समय बाद उन्हें मार्ग में जाकर मिल जाएगा। लेकिन उसने रुककर गहरी सांस ली। रास्ते में जब रुकने का पड़ाव डाला गया, तब सेनापति की नीयत बदल गई। आधी रात के अंधेरे में वह चुपचाप रानी के खेमे में घुस गया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। परंतु राजकुमारी की आवाज में कांप सी उठी। रानी ने अपनी जान बचाने के लिए साहस जुटाया और जैसे तैसे वहां से भाग निकली। वह अंधेरे में भागती रही, झाड़ियों और कांटों से बचती रही। यह सुनकर दरबार में बैठे सेनापति के होश उड़ गए। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। वह घबरा गया और खड़ा होकर कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। पर अब तक राजा अमृतसेन सब कुछ समझ चुका था। उसने कड़कती आवाज में कहा, मक्कार सेनापति, तुम कहीं नहीं जाओगे। जब तक यह कहानी पूरी नहीं हो जाती, तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। अगर तुमने एक भी कदम बाहर रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। डरा सहमा सेनापति वहीं पर बैठ गया। राजकुमारी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर वह लड़की भागते भागते एक नदी में कूद गई। बहते हुए वह 4 मछुआरे भाइयों के हाथ लगी। उन्होंने उसे अपनी बहन बना लिया और उसका पालन पोषण करने लगे। ये सुनते ही चारों मछुआरे भाई आपस में देखने लगे। वे स्तब्ध रह गए और धीरे धीरे समझ गए कि यह तो उन्हीं की कहानी है। अब वे भी चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गए। राजकुमारी ने आगे कहा, इसके बाद वह लड़की वहां के राजा के दरबार में रोज कहानी सुनाने लगी। अब राजा चंद्रदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। उसका हृदय करुणा से भर गया। वह उठकर रोते हुए खड़ा हो गया, अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। राधे राधे।